वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए, मैं ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड हूँ और देखिए सीटेट के अलावा मैं रीट, एचटेट, बिहार एसटीटी, यूजीसी नेट ये सभी मैं एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उदयनाथ वर्मा। और देखिए माता का नाम, पिता का नाम, बाकी देखिए जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा मैं उसको थोड़ा सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं उसको हाइड कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर सोशल साइंस में देखिए मेरा 39 नंबर आया था और ओवरऑल मेरा जो है अपने कैटेगरी में, मतलब यहाँ पर देखो ओबीसी कैटेगरी है, मेरा 96 नंबर आया है। और देखिए मैं उस टाइम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया था जब मैं बीएड में अपना जो है एडमिशन लिया था। उसी टाइम देखिए अपेयरिंग में मैं फॉर्म भरा था बिना किसी विशेष तैयारी के। मैं देखिए एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था बिना किसी पेड कोर्स के। अब देखिए इसके अलावा मैं राजस्थान का देखिए रीट भी क्वालिफाइड हूँ, देख सकते हैं आप लोग। वहाँ पर देखिए अदर स्टेट में जनरल बन जाते हैं, बाकी मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। देखिए देख सकते हैं हमारा नाम, देख सकते हैं फ़ोटो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए यहाँ पर भी मेरा 99.85 नंबर है मेरा, यहाँ पर भी देख सकते हैं। सोशल स्टडीज़ में ही मैं क्वालिफाइड हूँ, रीट भी। और फिर देखिए मेरा एक अगला एचटेट भी मैं क्वालिफाइड हूँ। हरियाणा टेट लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, हरियाणा टेट एग्ज़ाम रिजल्ट 2024 देख सकते हैं आप लोग। जनरल कैटेगरी है वहाँ पर अदर स्टेट में। और बाकी यहाँ पर नीचे देखेंगे फाइनल रिजल्ट में तो देखिए मेरा क्वालिफाइड है, 93 नंबर आया है। मैं आपको अगला दिखाता हूँ। देखिए कि बिहार एसटीटी है, यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा। नाम सब सेम जगह होगा, देखिए फ़ोटो भी आपको सेम दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा मैं डीओबी वगैरह हाइड कर दिया। यहाँ पर देखिए मैं इतिहास विषय से यूजीसी नेट, यहाँ पर देखिए एसटीटी क्वालिफाइड हूँ, पेपर सेकंड देख सकते हैं। और हिस्ट्री से मैं क्वालिफाइड हूँ, देखिए 150 मेरा 108 नंबर आया है बिहार एसटीटी में। और देखिए अगला देखिए इन सभी का हम लोग इसको बाप कह सकते हैं। यह देखिए नेट का यह मेरा सर्टिफिकेट है, देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी देखिए यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड किया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। देखिए नेट और पीएचडी मेरा दोनों क्वालिफाइड हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग मेरा सर्टिफिकेट देख सकते हैं। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए मैं आप लोगों से थोड़ा एक कहना भूल गया हूँ, जितना भी मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट दिखाया हूँ, देखिए आप लोग यह मत समझिएगा या सोचिएगा कि मैं अपने आप को यहाँ पर खुद को इंटेलिजेंट साबित करने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बड़ाई के खातिर आप लोग को अपना मार्कशीट साझा किया हूँ। नहीं, देखिए कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, आप लोग ऐसा मत समझिएगा। केवल एक मोटिवेशन के तौर पर और एक विश्वास के लिए मैं आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर थोड़ा दिखाया हूँ, ताकि आप लोग जिससे पढ़ रहे हैं, जहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो आप लोगों का एग्ज़ाम पास करा देगा कि नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा विश्वास के खातिर दिखाया हूँ। और देखिए कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका हमसे भी अधिक मार्क्स आया होगा, तो कोई मैं अपने आपको ये नहीं साबित कर रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। और देखिए यह जो आप लोग पढ़ रहे हैं खुद देखिए मेरा ये एनसीईआरटी का खुद का मेरा नोट्स है। और देखिए मैं थोड़ा नोट्स बहुत जल्दीबाजी में बनाया था, तो आप लोग को राइटिंग थोड़ा समझ नहीं आती, इसलिए मैं क्या किया हूँ, इसको मैं टाइपिंग करा दिया हूँ। अब आप लोगों को एकदम क्लियर देखिए पूरा स्पष्ट हो रहा होगा, आपको पढ़ने में कठिनाइयाँ नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए खुद का मेरा नोट्स है। पहला हम लोग यहाँ पर देखिए जो पॉइंट लेते हैं कि लोग कहाँ रहते, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। देखिए दोस्तों, इतना मैं आप लोगों से दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आप लोगों को कहीं किसी पेड कोर्स या क्लास में नहीं मिलेगा, फ्री में एकदम। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन देखिए इस वीडियो को बहुत से लोगों के द्वारा भी देखिए डिसलाइक करवाया जाएगा, यह कंटेंट आप लोगों तक ना पहुँचे। इसलिए आप लोग ज़रा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मेरा कहने का आदत नहीं है, थोड़ा याद आया तो कर दिया हूँ, बाकी मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा लाइक करने के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि कई लाख वर्ष पहले से लोग कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। एग्जाम में सब पूछा गया प्रश्न है। और देखिए मैं कहीं पर यह नहीं हाईलाइट किया हूँ कि
ये भी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट देखिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मत आप लोग छोड़िएगा। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। और देखिए जो अगला पॉइंट दिया है यहाँ से, देखिए पिछली बार जब जनवरी में सी-टेट का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर देखिए सेम इसी लाइन से क्वेश्चंस बना। अभी मैं वीडियो के अंत में आपको उस क्वेश्चंस को भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। याद रखिएगा, कहाँ पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और देखिए ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। ये भी याद रखिएगा, पूछ रहेगा कि कृषि का विकास कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कृषि का विकास हुआ था। और देखिए जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। और ये भी याद रखिएगा कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी नदी आ रही है और देखिए ये सब सहायक नदियाँ छोटी छोटी आकर मिल जाती हैं, इसी को क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है, जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। आप लोग विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़िएगा क्योंकि आप लोगों का बहुत ही बेनिफिट होगा ये हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो। फ्री ऑफ कास्ट में यूट्यूब पर पूरा देखिए कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग का जो SST है 60 में तो 50-55 आराम से आप लोगों को मैं टारगेट हासिल करा दूंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं खुद नहीं पाया हूँ 50-55, लेकिन देखिए जब मैं अपने अपेयरिंग में B.Ed में गया था उसी टाइम में क्वालिफाइड किया था। अब तो मैं थोड़ा इसका मैं समझ गया हूँ, कई एग्जाम में उसके बाद क्वालिफाइड किया, हर साल में एक एक एग्जाम क्वालिफाइड किया, ये सब टेट वाला, तो मुझे काफ़ी थोड़ा बहुत हो गया अनुभव। तो आप लोगों को अपना अनुभव मैं साझा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। देखिए खुद NCERT का यह हम लिए हैं, मैप जो है अपने पास से नहीं कोई यहाँ पर सेट किए हैं। तो आप लोग थोड़ा इसको याद रखिएगा कि यह देखिए पूर्वी घाट है और देखिए यह पश्चिमी घाट है, थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। और इधर आप लोग देख सकते हैं किरथर सुलेमान पहाड़ी कहाँ पर है, तो हम लोग यही पढ़े थे। कहाँ पर है? तो यह उत्तर और पश्चिम में देख सकते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो यहीं पर गेहूँ और जौ उगाना लोग आरंभ किए थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए यह गंगा नदी है, यह सोन नदी है, नर्मदा नदी है। यहाँ पर हम लोग नर्मदा के बारे में पढ़े थे। तो देखिए एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। बाकी देखिए यह गारो पहाड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग गारो पहाड़ी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये भी याद रखिएगा, लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा के दक्षिण में सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान बिहार में, नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, गंगा के दक्षिण में सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, कहाँ के? मगध के। और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते थे। देखिए सी-टेट में जो होता है आप लोग का क्वेश्चन पूछता है वो देखिए फैक्चुअल ना देकर कंसेप्चुअल पूछता है, इसलिए आप लोग एक एक लाइनों को ध्यान से पढ़िए। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरा कर लेंगे एग्जाम में। अगला देखिए कह रहा है कि धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। देखिए यहाँ पर सब ये छोटा सा होगा, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं।
दक्षिण एशिया देख लीजिए, जैसे कि आधुनिक भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण से प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो याद रखिए, पूछ लेगा कि उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश नहीं शामिल हैं, तो ऐसे देखे भी पूछ लेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देश के नाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडिया जो हम लोग का भारत नाम पड़ा, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। याद रखिएगा, जो अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और देखिए, लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत है, इस समूह का उल्लेख देखिए संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। और यहाँ पर देखिए थोड़ा एक पॉइंट है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। याद रखिएगा, हाथ से लिखी होने के कारण इन पुस्तकों को पांडुलिपि कही जाती है, याद रखिएगा। और देखिए एग्जाम में इस लाइन से पक्का क्वेश्चन बनेगा और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जरा आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला। याद रखिएगा, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। आप लोग इसको भी याद रखें, कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। और देखिए प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, ये भी याद रखिएगा। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। ये भी याद रखिएगा कि प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग किया करते थे। बाकी जो विद्वान लोग थे वो लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। और देखिए पुरातत्वविद जो होते हैं, यहाँ पर देखिए पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। कौन? पुरातत्वविद। याद रखिए एग्जाम में पूछा गया है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। याद रखिएगा, लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, ये भी याद रखिएगा। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। यह अभिलेख अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में। देखिए एग्जाम में पूछा गया कि जो अफगानिस्तान से जो अभिलेख मिला था वह कितनी भाषाओं में है। देखिए 2 भाषाओं में है, यूनानी में और अरमाइक में है। ये भी याद रखिएगा कि चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। याद रखिएगा कि चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग
यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि 2500 वर्ष पहले होता था। पुरातत्वविद देखिए जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार देखिए उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम यहाँ से कथन करने में क्वेश्चंस बन सकता है, तो याद रखिएगा एक एक लाइन को। और थोड़ा देखते हैं कि अतीत एक या अनेक, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। याद रखिए पूछ लेगा। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ये अभी याद रखिएगा। देखिए ऐसा जो क्वेश्चंस है, या देखिए कथन कारण में क्वेश्चंस पूछेगा तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि तिथियों का मतलब क्या होता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बना है। देखिए अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का जो तात्पर्य होता है, अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। याद रखें इसका मतलब ईसा पूर्व होता है। तो जो BC है इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट होगा, ईसा पूर्व। और देखिए एनो डोमिनी, इसका मतलब ईस्वी होता है। 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। और देखिए CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा। देखिए CE का फुल नेम क्या होता है, कॉमन एरा है, तथा BC का जो फुल नेम होता है बिफोर कॉमन एरा होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंट यही है, इनका फुल नेम एग्जाम पूछ लेगा। BC का फुल नेम क्या है, तो देखिए बिफोर क्राइस्ट है। और यहाँ पर देखिए एनो डोमिनी, यहाँ पर जिसका मतलब क्या है, इसी नामक 2 या देखिए लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। और CE का जो अर्थ है देखिए कॉमन एरा है तथा BC का जो अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा होता है। अलग इसको याद रखिएगा। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ देखिए इंपॉर्टेंट और दिया था। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख है 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में, जिसे कारतूस कहा जाता है, अंकित किया गया था। अब देखिए मैं आपको क्यों इसको पढ़ाया हूँ, पूछ लेगा कि जो कारतूस मिला था, जो फ्रेम मिला था, उसको क्या कहा जाता था। राजाओं रानियों के नाम से जो छोटे से फ्रेम मिले क्या कहा जाता था, कारतूस कहा जाता था। कहाँ से मिला, तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा, वहाँ से मिला था। याद रखिएगा, इसलिए हम आपको पढ़ाए हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पर दिया है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पहले, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पहले, गंगा घाट के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पहले, और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। देखिए हम लोगों का यहाँ पर देखिए चैप्टर खत्म होता है। इतना देखिए इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में बन सकता है। यही देखिए इम्पॉर्टेंट हम फैक्ट निकाल लेते हैं, कंसेप्ट निकाल लेते हैं। अभी आप लोग बुक जब पढ़ते हैं तो देखिए बहुत टाइम लगता है, इतने कम टाइम में बुक हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और देखिए जो क्वेश्चंस आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन से ही पूछा गया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस देखिए पूछा गया कि गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं।
मालाबार हिल्स, सुलेमान और किरथर हिल्स, नीलगिरी हिल्स, गारो हिल्स। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि गेहूं एवं जौ इस फसल का जो साक्ष्य है सबसे पहले सुलेमान और किरथर हिल्स में मिला था। हम लोग देखिए इसको सबसे पहले ही पढ़े थे, हमें याद है। देखिए कहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। देखिए यदि आप लोग सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वह सभी एनसीईआरटी से हूबहू कॉपी पेस्ट रहता है। मैं एक प्रूफ वाला वीडियो दिखाया हूँ, अपने चैनल पर बनाकर अपलोड किया हूँ, जाकर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बनता है एकदम सीटेट में सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही कॉपी पेस्ट होता है। और देखिए यदि आप लोगों को हमारे साथ तैयारी करनी है तो आप लोग वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट करिएगा कि हाँ क्लास आप कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू करिए, हम लोग सहयोग करेंगे। और देखिए अंत में मैं यही कहूँगा, मैं कोई वीडियो बनाने के वक्त नहीं कहता हूँ, अंत में बस यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और आगे का भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।